हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। आइए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। मनाली के छोटे से एयरपोर्ट के बाहर की चहल पहल के बीच कुणाल ने अनीका से पूछा, अरे मिस अपना नाम तो बताती जाओ। ऐसे इसे सुनकर अनीका ने कुणाल को देखते हुए अपनी आंखों से काला चश्मा निकाला और बड़ी ही तेज और कटीली नज़र से कुणाल को देखते हुए बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनीका गुलेरिया। कुणाल ये सुनकर दंग रह गया। वो कंफ्यूजन में खड़ा सोच रहा था कि इस खूबसूरत लड़की ने अपना नाम अनीका क्यों बताया होगा। लेकिन तभी टैक्सी के अंदर बैठी अनीका ने कुणाल के पीछे खड़े ड्राइवर के हाथ का बोर्ड दिखाते हुए कहा, तुम अनीका गुलेरिया को पिक करने आए हो ना। अब तक कुणाल भी अनीका के नाम वाले बोर्ड को देख चुका था। उसने सोचा कि टैक्सी में बैठी लड़की बस वो बोर्ड पर लिखा नाम पढ़ रही थी, इसलिए कुणाल ने आगे बढ़कर कहा, अरे उस मोटी को तो मैं टैक्सी से भेज दूंगा, आप दोनों आराम से मेरे साथ कार में चलिए ना। कुणाल की ये बात सुनकर अनीका ने उसे एक एरोगेंट स्माइल दी और टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी चलाने के लिए कह दिया। कुणाल के मुंह पर धुआं छोड़ती टैक्सी रफ्तार पकड़कर कुणाल के सामने से निकल गई। 2 पल के लिए कुणाल मायूस हुआ, लेकिन तभी उसे याद आया। हड़बड़ाहट में उसने अपने ड्राइवर के हाथ से बोर्ड लिया और ड्राइवर को कहा, तू फटाफट इस टैक्सी के पीछे जाकर मैडम का पीछा कर और मुझे ये बता कि वो कौन सी होटल में रुकी है, और सुन, उन्हें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। चल भाग। ड्राइवर झट से गाड़ी निकालकर अनीका की गाड़ी का पीछा करने लगा। एयरपोर्ट से मनाली लगभग 1 से 1.5 घंटे का रास्ता था। रिया ने वापस अपने कान पर हेडफोन लगाए और वो टैबलेट पर गेम खेलने में बिजी हो गई। वैसे रिया को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की है। जीन्स, स्पोर्ट्स शूज, टी शर्ट, छोटे बाल और सर पर कैप। रिया की उम्र भले ही छोटी थी, मगर उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काफ़ी प्रभाव था। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से काफ़ी पॉपुलर थी। रिया को गेम खेलते हुए देख अनीका सोच रही थी कि पता नहीं रिया को मनाली लाकर उसने सही काम किया था या गलत। मोबाइल की रिंग से अनीका अपने ख्यालों से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पापा गौतम बार बार अनीका के फ़ोन पर कॉल किए जा रहे थे। अनीका ने बिना फ़ोन उठाए अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर किया और आंख बंद करके बैठी रही, मानो जैसे वो आने वाले तूफान के लिए खुद को मन ही मन तैयार कर रही हो। अगले 1 घंटे में अनीका की टैक्सी मनाली की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई, लेकिन उसका पीछा कर रहे राजू को होटल के मेन गेट पर ही रोक दिया गया। होटल का बेल बॉय अनीका का इंतज़ार पहले से ही कर रहा था। अनीका के आते ही बेल बॉय उसका सामान लेकर उसे लिफ्ट की ओर ले गया। होटल का प्रीमियम फर्नीचर, आकर्षित एम्बियंस और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ में आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट मनाली की इस शानदार होटल में रुकना पसंद करते थे। बेल बॉय ने अनीका को लिफ्ट की तरफ ले जाते हुए बोला कि आपका बुकिंग रेंटल स्वीट में है, जो होटल के टॉप फ्लोर पर है। लिफ्ट में दाखिल होते ही बेल बॉय ने 24वें फ्लोर का बटन दबाकर अनीका से कहा, मैडम, इस टॉप फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट हैं, एक आपका और दूसरा हमारे होटल के मालिक मिस्टर रोहित मारवा का। वो अपने बेटे और छोटे भाई के साथ यहीं रहते हैं। कुछ ही पलों में लिफ्ट 24वें माले पर पहुंच गई थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही अनीका ने देखा कि यह फ्लोर होटल के काफ़ी बाकी फ्लोर से ज़्यादा सुकून वाला था। इतना सुकून जितना अनीका ने शायद अपने घर में ही महसूस न किया हो। अनीका के रूम के पास जाकर बेल बॉय ने कार्ड से दरवाज़ा अनलॉक किया। वो कार्ड अनीका के हाथ में देकर और सामान वहीं छोड़कर चला गया। रिया अभी भी गेम खेलने में बिजी थी। अनीका रिया को रूम के अंदर लेकर आई और उसने रूम का दरवाज़ा बंद किया। प्रेसिडेंटल स्वीट एक काफ़ी लग्जरी अपार्टमेंट था। मॉडर्न और कंफर्टेबल बेडरूम, एक शानदार लिविंग एरिया और बड़ी सी बालकनी जहां से पूरा मनाली का नज़ारा दिखाई दे रहा था। ये प्रेसिडेंटल स्वीट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था,
क्योंकि कमरे का दिन का किराया 25,000 था। मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को क्या फ़र्क पड़ने वाला था। थोड़ी देर नई जगह का आनंद उठाने के बाद रिया थककर बिस्तर पर सो गई थी। अनिका प्यार से उसे चद्दर उड़ा रही थी, तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अनिका ने देखा कि उसके पापा गौतम का फ़ोन आ रहा था। अनिका की आवाज़ से कहीं रिया जाग न जाए, इसलिए हड़बड़ाहट में अनिका बेडरूम से बाहर आकर बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके फ़ोन उठाई। जैसे ही अनिका ने फ़ोन उठाया, गौतम ने गुस्से से तिलमिलाकर कहा, अनिका, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ दिस? कुणाल 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम उसके साथ क्यों नहीं आई? कहाँ हो तुम? इस पर बड़े ही शांत अंदाज में अनिका ने अपने पापा से कहा, बस आ रही हूँ मैं। ये कहते ही अनिका ने फ़ोन काट दिया। न जाने क्यों, लेकिन अनिका काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। गौतम ने बचपन से लेकर आज तक अनिका के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार किया हो, आखिर वो थे तो अनिका के पापा ही, जिनसे अनिका 6 साल बाद मिलने वाली थी। अनिका ने कुछ सोचकर होटल रूम को बाहर से लॉक किया और वो होटल की लॉबी में लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट के आने का इंतज़ार करने लगी। तभी अनिका के फ़ोन पर उसकी असिस्टेंट राजलक्ष्मी का फ़ोन आया। अनिका ने फ़ोन पिक किया तो राजलक्ष्मी ने अनिका का हाल पूछते हुए कहा, मैडम, आशा करती हूँ आपकी फ़्लाइट सेफ और कंफर्टेबल थी और आपकी नींद भी पूरी हुई होगी। याद है ना आपको, रोज़ कंपलसरी 8 घंटे सोना ही है। अनिका उसकी बात को काटती हुई कहती है, हाँ हाँ याद है। तुम ये बताओ, तुमने मुझे फिर से वही बात बताने के लिए फ़ोन किया है जो तुम पिछले 1 महीने से रोज़ मुझे बताती आ रही हो, या आज कुछ नई बात बताने के लिए फ़ोन किया है? राजलक्ष्मी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अरे मैडम, वो फिर से वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का मेल आया है। वो अपनी दादी माँ का इलाज देश की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपसे कराना चाहते हैं। इस वक्त वो मनाली में ही है और आप भी मनाली में हैं, तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं? लेकिन तभी अनिका ने कड़क शब्दों में कहा, बिल्कुल नहीं। मैं बड़े लोगों अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद तो कुछ और ही होता है, बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, बिजनेस या और कुछ। हमें इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। और वैसे भी मनाली आने के पीछे मेरा मकसद कुछ और है। अब उस मकसद से मैं अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहती। और हाँ राजलक्ष्मी, ये मत भूलो कि मैं इस वक्त ऑफिशियल लीव पर हूँ। राजलक्ष्मी अनिका की असिस्टेंट ही नहीं बल्कि उसकी दोस्त भी थी, इसलिए उसने अनिका का मूड लाइट करते हुए कहा, ओके मैम, एज यू विश। मगर एक बात बता दूँ, मैंने सुना है कि रोहित मारवा की पर्सनैलिटी काफ़ी डेसिंग है, टॉल है, डार्क, हैंडसम, और हाँ, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। देश की काफ़ी लड़कियाँ उनसे सिर्फ बात करने को, मर मिटने को तैयार होती हैं, और आप हैं कि रोहित आपसे खुद मिलना चाहता है और आप उसे अवॉइड कर रही हैं। अगर लाइफ में थोड़ा सा रोमांस आ ही जाता है तो इसमें नुकसान क्या है? बाकी आपकी मर्जी, सोच लो। रोहित का फ़ोटो भेजूंगी। अनिका समझ गई थी कि राजलक्ष्मी अब उसकी टांग खींच रही थी। तभी अनिका ने लिफ्ट को ऊपर आता देख राजलक्ष्मी से जल्दी जल्दी में कहा कि अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, तुम ही उस डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। वैसे भी यहाँ डॉक्टर अमृता को चेहरे से कोई नहीं जानता, यहाँ तो मैं सिर्फ अनिका गुलेरिया हूँ। अब चलो फ़ोन रखो। लेकिन राजलक्ष्मी ने भी जल्दी जल्दी में बोला, ठीक है, होप यू एंजॉय योर वेकेशन। और हाँ, रोहित की फ़ोटो भेजूंगी, एक बार देख जरूर लेना। इसके पहले कि राजलक्ष्मी अपनी बात पूरी कर पाती, अनिका हंसते हुए फ़ोन काट देती है। लेकिन इसके पहले कि अनिका लिफ्ट के अंदर आ पाती, लिफ्ट वापस बंद होकर नीचे चली गई। तभी अनिका को लगा जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा है। अनिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई। पीछे रिया खड़ी थी, उसका चेहरा कुछ उखड़ा हुआ था और वो बस अनिका को एकटक देखे जा रही थी। अनिका को लगा कि रिया नींद से अचानक उठ गई होगी और जब उसने अनिका को पास नहीं देखा होगा इसलिए ऐसे खड़ी होगी। इसलिए अनिका ने नीचे झुककर प्यार से रिया के दोनों गालों पर किस किया और बोली, मम्मा
जल्दी वापस आ जाएगी और आते वक्त तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेके आएगी। ठीक है, चलो अब जाओ कमरे में और आराम करो, या तो अपना फेवरेट वीडियो गेम खेलो। तभी वापस लिफ्ट आ चुकी थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और अनीका सीधा लिफ्ट के अंदर चली गई। अंदर जाकर अनीका ने रिया से फिर एक बार कहा, सीधे रूम में जाना, हाँ मम्मा विल मिस यू एंड मम्मा लव यू। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। बाहर जाने की जल्दी में अनीका एक बात भूल रही थी कि उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद किया था। फिर भी रिया रूम से बाहर कैसे आ गई थी? अनीका की लिफ्ट के नीचे जाते ही अनीका के रूम के सामने वाले रूम का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक 26-27 साल का हैंडसम आदमी बाहर आया। ब्लैक चमकीले लेदर शूज़, ब्लैक ट्राउज़र, वाइट शर्ट और ब्लैक ब्लेज़र। किसी रियासत के राजकुमार से बिल्कुल कम नहीं लग रहा था वो आदमी, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि ये आदमी था मारवा इंडस्ट्रीज़ का CEO रोहित मारवा। रोहित अपने कमरे से निकला और लिफ्ट के पास खड़े बच्चे की तरफ बढ़ते हुए और उस बच्चे को डांटते हुए रोहित ने कहा, बेटा कितनी बार कहा है तुम कि ऐसे ही बिना बताए कमरे से बाहर मत निकला करो, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो आर्यन? आर्यन? जिस लड़की को रिया समझ रही कर अभी कुछ पल पहले अनीका ने बात की थी, उसी बच्चे को रोहित किसी दूसरे नाम से पुकार रहा था। लेकिन सच बात वो ही थी कि वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। दरअसल अनीका जिस बच्चे को रिया समझकर उनसे बात कर रही थी, वो बच्चा मशहूर बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन था। मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस आर्यन। और इस सबसे मज़ेदार बात ये थी कि रोहित का बेटा आर्यन और अनीका की बेटी रिया, दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती थी। यानी कि रिया और आर्यन हम शक्ल थे। तो रोहित लॉबी में जिस बच्चे से बात कर रहा था वो दरअसल आर्यन ही था, और रिया अभी भी अनीका के कमरे में सो रही थी। रोहित आर्यन से बात कर रहा था, लेकिन आर्यन की नज़रें अभी भी लिफ्ट के दरवाजे पर जमी हुई थी। आर्यन की गोल मटोल आंखें और खूबसूरत मासूम सा चेहरा देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे उसने अभी अभी आकाश से उतरा हुआ टिमटिमाता तारा देख लिया हो। रोहित ने पीछे से फिर से आर्यन को आवाज़ देते हुए कहा, आर्यन ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सुना नहीं बेटा, अंदर चलो। रोहित आर्यन का हाथ पकड़ के उसे लगभग खींचते हुए रूम के अंदर ले जा रहा था। तभी आर्यन ने झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाकर रोहित से कहा, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और चुपचाप रहने वाला आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। रोहित ने तुरंत कुछ सोचकर अपनी जेब से फ़ोन निकाला और होटल के CCTV रूम में फ़ोन करके उसके रूम के बाहर का CCTV फुटेज तुरंत मंगवाया। वो देखना चाहता था कि अभी अभी लिफ्ट के पास आर्यन के साथ क्या हुआ था। कुछ ही पल में सिक्योरिटी इंचार्ज लैपटॉप पर CCTV लेकर आया। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर रोहित दंग हो गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज़्यादा बात नहीं करता था, ना ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स हो पाता था। लेकिन CCTV में आर्यन ने एक बिल्कुल अनजान औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। रोहित सोच रहा था कि ये कैसे हो गया। वहीं आर्यन बार बार दोहरा रहा था, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। दूसरी तरफ अनीका गुलेरिया हाउस पहुंच चुकी थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना जो 6 साल पहले तक खंडर जैसा था, लेकिन अनीका के आज घर के मेन गेट में कदम रखा तो देखा कि घर का पूरा रूप रंग पूरी तरह से बदल चुका था। गार्डन फिर से हरा भरा हो चुका था और उसी हरे भरे बगीचे के बीचों बीच रंगीन लाइटों वाला शानदार फव्वारा था। घर के मेन गेट में से अंदर आते ही अनीका को महसूस हुआ कि घर के अंदर पार्टी चल रही थी। अनीका ने गार्डन में खड़े हुए देखा कि वहाँ यंग लड़के और लड़कियाँ अंग्रेजी गानों पर झूमते नाचते नजर आ रहे थे। वहीं कहीं एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था, हैप्पी बर्थडे कामनी। कामनी यानी अनीका की सौतेली बहन, उसी के बर्थडे की पार्टी चल रही थी। तभी गार्डन के किसी कोने में से एक लड़की के गिड़गिड़ाने की आवाज़ आई। अनीका ने आवाज़ की दिशा में घूमकर देखा
तो एक लड़की ज़मीन पर गिरी हुई थी। जैसे ही वो लड़की अपने कपड़े साफ करने उठी, अनिका को याद आया कि वो लड़की अनिका की बुआ की बेटी प्रीति थी। अगले साल मिस हिमाचल बनूंगी और उसके बाद मिस इंडिया। क्या तुम अब भी कहोगी कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? डरी सहमी प्रीति ने दबी आवाज़ में कहा। हाँ, अनिका दीदी बहुत सुंदर है। हाँ, अनिका दीदी सबसे सुंदर है। कामनी के हाथ में अनिका का पुराना फोटो था। वो अपनी सहेलियों को फोटो दिखाकर पूछ रही थी, ध्यान से देखो इस मोटी को। ये पागल प्रीति कह रही है कि ये मोटी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। अब तुम लोग बताओ, जिसे ये मोटी सुंदर लगे वो तो कोई पागल ही होगी ना। जमीन पर गिरी प्रीति दबी कुचली आवाज़ में कहती है, अनिका दीदी सचमुच बहुत सुंदर है, बस उनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन इस बात पर तो कामनी तिलमिला उठी। यू स्टूपिड गर्ल, तुझे पता भी है कि खूबसूरती क्या होती है? मुझे देख, मेरे फेस को, मेरी बॉडी को देख, ये होती है खूबसूरती। ऊपर से मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और इस साल मिस मनाली कंपटीशन भी जीत चुकी हूँ। प्रीति की बात सुनकर सब हंस पड़े। कामिनी ने बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड से चलते हुए सब लोगों से कहा, अच्छा एक काम करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। आपको वोट करना है कि इस मोटी और मुझ में ज़्यादा खूबसूरत कौन है, ठीक है? ये बात कहकर कामिनी ने अपने एक दोस्त से सिगरेट जलाने का लाइटर लिया और उसने अनिका की फ़ोटो जला दी। दूर खड़ी अनिका चुपचाप ये सब देख रही थी। कामिनी ने जले हुए फ़ोटो के टुकड़े पर एक जूस के गिलास में मिला दिया। तो गाइस, क्या आप अपने वोट के साथ तैयार हो? तो बोलो, मुझे कितने वोट? कामिनी के सारे दोस्तों ने अपना हाथ कामिनी को वोट देने के लिए एक साथ हवा में उठा लिया। बेचारी प्रीति, सारे वोट तो मुझे ही मिल गए। तुम तो हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब हार गई हो तो तुम्हें सज़ा भी मिलेगी ना। तो तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हारी इस खूबसूरत मोटी दीदी के जले हुए फ़ोटो की राख को मैंने इस जूस के गिलास में मिला दिया है। तुम्हें बस ये जूस पीना है। लेकिन जैसे ही प्रीति ने उस जूस को पीने से मना किया, कामिनी ने प्रीति के मुंह को अपने हाथ से पकड़कर उसके गालों को दबाया और कामिनी ने प्रीति को ज़बरदस्ती वो जूस पिलाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो प्रीति के मुंह में जूस डाल पाती, एंड वक्त पर एक हाथ आकर बीच में कामिनी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। ये हाथ अनिका का था। अनिका ने गुस्से में कामिनी का हाथ इतना कस के पकड़ा था कि कामिनी की चीख निकल गई। बिना माँ की अनिका को बचपन में साक्षी बुआ से ही माँ का प्यार मिला था, और प्रीति तो मानो अनिका की कज़न नहीं बल्कि सगी छोटी बहन हो। अनिका प्रीति की तरफ आगे बढ़ रही थी। इतने में उसे लगा कि प्रीति की हालत कुछ ठीक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी वक्त से उसकी सहेलियाँ उसका मजाक उड़ाकर उसका तमाशा बना रही थी, और इस सब की लीडर थी कामिनी। हाथ में वाइन का गिलास, लाल रंग का वेकलेस टॉप, काले रंग का मिनी स्कर्ट और गोल्डन रंग की ऊंची हील्स में कामिनी किसी ग्लैमरस मॉडल से कम नहीं लग रही थी। प्रीति ठीक से उठ पाए उससे पहले कामिनी ने प्रीति को उसकी कलाई से पकड़कर वापस जमीन की ओर पटक दिया। अनिका ने कामिनी के हाथ में से गिलास छीनकर कहा, हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है, और खेल अब तक खत्म नहीं हुआ। अनिका ने जमीन पर गिरी प्रीति को उठाया। प्रीति ने अनिका की आंखों को गौर से देखा। प्रीति इस आंख को और इस आवाज़ को पहचानती थी। वो समझ गई कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी दीदी अनिका ही थी। प्रीति अनिका का नाम लेकर तुरंत उसको गले लगा गई। ये देखकर कामिनी शॉक थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कल तक की 120 किलो की अनिका आज इतनी फिट, फाइन एंड गॉर्जियस कैसे दिखने लगी। ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? आसपास खड़े कामिनी के सभी दोस्त भी सरप्राइज हो गए। दोस्त आपस में बातें करने लगे। पहली दोस्त बोली, अरे यार, ये अनिका इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? दूसरी दोस्त ने कहा, ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है। दूसरा दोस्त बोला, माय गॉड, शी लुक्स सो गॉर्जियस। सबकी बात सुनकर अनिका ने बड़े ही रुबाब से कहा, चलो, जीत जिसकी भी हो, ये तो पक्का हो गया। अब तो सजा तय की गई थी, वो पूरी कर ली जाए। ये कहते ही अनिका ने कामिनी की कलाई को पकड़ा और अनिका ने वही जूस का गिलास कामिनी को देते हुए उसे पीने को कहा।
कामनी ने गुस्से से अनीका के हाथ को झटक दिया, जिससे जूस का गिलास नीचे गिर गया। कामनी गुस्से में झुलस रही थी। वो बोली, ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी कैसे बदल गई? और तभी गिलास टूटने की आवाज़ सुनकर गौतम और अनीका की सौतेली माँ मनीषा वहाँ भागते हुए आ गए। उनके बाद वहाँ देखते ही कामनी ने नाटक शुरू कर दिया और एकदम से बेचारी बनकर कहने लगी, देखो ना पापा, अनीका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब करना चाहती है। मैंने सिर्फ इससे इतना पूछा कि तुमने अपना वजन कैसे घटाया, तो मुझसे कहने लगी अब मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, भला तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। और ये कहते ही कामनी झूठ मूठ रोने लगी। इससे पहले कि अनीका अपनी सफाई में कुछ कहती, हमेशा की तरह गौतम ने बिना सच्चाई जाने अनीका को डांटना शुरू कर दिया। बस करो अब, अनीका बहुत तमाशा हो गया। एक डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कितना नाटक करोगी, और घर के अंदर चलो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। ये कहते हुए गौतम और मनीषा अनीका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए। घर में घुसते ही गौतम दरवाज़ा बंद करता है और 6 साल बाद अपनी बेटी को मिलने की कोई भी खुशी न जताते हुए और सीधा मुद्दे की बात करते हुए गौतम सीधा मुद्दे की बात शुरू करता है। देखो अनीका, जो हो गया सो हो गया। अब हम लोगों को और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजातों पर साइन कर दो। अनीका ने देखा तो उसके सामने रूम के सेंटर टेबल पर 2 पेपर्स और एक पेन पड़ा था। अनीका ये सुनकर थोड़ा चौंक गई। वो यहाँ अपने डिवोर्स पेपर पर साइन करने आई थी, फिर ये दूसरे पेपर्स किस चीज़ के थे? गौतम ने मानो अनीका के मन की बात सुन ली हो। वैसे उसने कहा, दरअसल तुमसे डिवोर्स लेने के बाद हम यानी कि मैं और तुम्हारी नई माँ चाहते हैं कि कुणाल और कामनी की शादी हो जाए। कुणाल को भी इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है, और कामनी तो पहले से ही कुणाल को पसंद करती थी। बस कुणाल के दादाजी की एक ही इच्छा है। ये कहते हुए गौतम ने अपना गला साफ किया, मानो जैसे वो आगे कुछ बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो। और आखिर में गौतम ने उसे वो बात बता ही दी जिसके लिए वो आज सुबह से अनीका को फ़ोन करके घर पे आने को कह रहा था। गौतम ने असली मुद्दे पे आते हुए कहा, अनीका, दरअसल तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी फार्मा कंपनी जो तुम्हारे नाम पर हो गई थी, वो कंपनी तुम अब अपनी छोटी बहन कामनी को शादी के तोहफे में दे दो बेटा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, तुम सिर्फ सिग्नेचर कर दो। अनीका ये सुनकर कुछ देर गौतम की ओर देखती रही। वो सोच रही थी कि क्या सच में उसके पापा ने वो कह दिया है जिसे वो सुनकर भी मानना नहीं चाहती थी, और वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते थे। एक पल के लिए भले ही अनीका थोड़ी कमज़ोर पड़ गई हो, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को संभालते हुए उसे मेज पर रखे उन पेपर्स को देखा। बिना कुछ कहे अनीका पेपर्स की तरफ आगे बढ़ी। उसने पेन उठाया। कुछ सोचकर वो डिवोर्स पेपर के पन्नों को फटाफट साइन करने लगी। गौतम और मनीषा ये देखकर थोड़ी राहत की सांस ली। उनको लगा कि अनीका सब कागज़ पर साइन करने को मान गई, लेकिन तलाक के पेपर पर साइन करने के बाद उसने धीरे से अपनी माँ की कंपनी के कागजात उठाए और बोली, अपना कहने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं कंपनी में आपको नहीं दे सकती। अनीका बड़ी ही शालीनता से मना करके सीधा वहाँ से निकल जाती है। मनीषा और गौतम को यकीन नहीं हो रहा था कि अनीका, जो आज तक उसके पापा की हर एक बात चुपचाप मान लेती थी, उसने आज उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया था। अनीका की सौतेली माँ मनीषा भागकर अनीका के पीछे जाती है और रोकते हुए बोलती है, क्यों हमें बर्बाद करने पर तुली हो अनीका? पहले ही एक बिन ब्याही माँ बनकर तुमने समाज में हमारी इतनी इज्जत उछाली, वो क्या कम थी? अब अपनी बहन की ज़िंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो? मनीषा की बातों को अनसुना करके अनीका घर के मेन गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी कामनी उसके पास आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम्हें क्या लगा तुम वो कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? बहम में है ये तुम्हारा। कुणाल मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि मैं उसे पसंद हूँ, ना कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए जिसे उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी थी।
और तुम ये सब नहीं देख सकती क्योंकि तुम बचपन से ही मुझसे जलती हो। अनिका ने एक कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ कामनी से कहा, कौन किससे जलता है, इसका नमूना तुम बाहर दिखा चुकी हो। और रहा सवाल बचपन का, तो तुम्हें तो आदत है मेरी हर चीज़ को छीनने की। मेरे लिए जो भी कपड़े, जो भी खिलौने, अच्छी सैंडल्स आती वो तुम ही तो रख लेती थी। लगता है अभी भी तुम्हारी वही आदत है। जिस लड़के को मैंने डिवोर्स दिया उसी से तुम शादी करना चाहती हो, तो ठीक है कर लो, कोई बात नहीं, मगर कंपनी तो मैं नहीं दे सकती। बचपन से अनीका का फ़ायदा हर कोई उठा ले जाता था, लेकिन इसके बावजूद उसके मुंह से कभी चू तक नहीं निकलती थी। शायद इसीलिए सबने सोचा होगा कि अभी भी अनीका को बहला फुसलाकर समाज का और बहन के भविष्य का वास्ता देकर बहलाकर उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अनीका का शरीर ही नहीं, उसका मन, उसके विचार, हर कुछ 6 सालों में इतना बदल चुका था। आज अनीका को इस तरह सबके अरमानों पर पानी फेरता देख सब लोग गहरे शौक में थे। अनीका के मुंह से ऐसे तीखे शब्द कामनी पहली बार सुन रही थी, और अब कामनी का पारा 7वें आसमान पर था। वो गुर्राती हुई अनीका से बोली, समझती क्या हो खुद को? वजन घटा लिया तो जुबान भी लड़ाना सीख गई क्या? चाहे कुछ भी कह लो, मैं कल थी तुम्हारे से ज़्यादा खूबसूरत थी और हमेशा तुमसे ज़्यादा खूबसूरत रहूंगी। दिखने में भी तुमसे आगे और पढ़ने में भी तुमसे आगे। कुछ ही साल में डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझे ऐसी लड़की को छोड़कर कुणाल तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता। कामनी भी नहीं जानती थी कि उसके मुंह से आखिर कुणाल की बातें क्यों निकल गई थी, लेकिन उसकी इस बात पर अनीका ने भी मुस्कुराकर कह दिया, तो चलो एक शर्त लगाई जाए। अनीका की ये बात सुनकर न जाने कामनी का कॉन्फिडेंस अचानक से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कहीं न कहीं उसे हकीकत पता थी। वह अनीका का नया रूप भी देख चुकी थी और वो कुणाल की फितरत से भी वाकिफ थी। और तभी घर के मेन गेट के बाहर से कुणाल की आवाज़ आई, कहाँ गई वो मोटी? मुझे एयरपोर्ट पर 2 घंटे वेट कराया, आज उसे छोड़ूंगा नहीं। कुणाल की बात सुनकर कामनी टेंशन में आ गई, लेकिन अनीका वहीं खड़े कामनी के सामने मुस्कुरा रही थी।